नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। कोरोना को लेकर जो दहशत की स्थिति है वो खत्म नहीं हो रही है। लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं। चौथे लॉकडाउन की तैयारी हो गई है, लेकिन उनके मन से इसका डर नहीं निकल रहा है। आखिर ये डर क्यों है? क्या सब लोगों की मौत हो जाएगी? विशेषज्ञ क्या कहते हैं? डॉक्टर क्या कहते हैं? क्या ये बीमारी उतनी खतरनाक है जैसा कि आमतौर पर टेलीविजन में और दूसरे मीडिया में दिखाया जा रहा है, जैसा कि व्हाट्सएप पर जो संदेश भेजे जा रहे हैं उसमें बताया जा रहा है, या ये बीमारी ऐसी है कि जिसका कंट्रोल हो सकता है? और कंट्रोल ही नहीं, बहुत सारे लोग और बल्कि ज्यादातर लोग तो अपने घर में रहकर, जैसे कि वायरल बुखार होता है या फ्लू होता है, उसी तरह से ठीक हो सकते हैं, पर तब भी दहशत है। पूरी इकोनॉमी ठप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि इकोनॉमी को जल्दी रास्ते पर लाया जाएगा, लेकिन जो दहशत की स्थिति है उससे लगता है कि लोग इतनी आसानी से घरों से बाहर नहीं आएंगे और स्थितियां जो है सामान्य नहीं है। आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर विक्रम सरभाई को, जो एमडी है, उसके अलावा सीनियर कंसल्टेंट है पल्मोलॉजी, श्वसन विज्ञान को कहते हैं, यानी सांस से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको कहते हैं। और आपको पता ही है कि कोरोना जो है इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होता है हमारे ऊपर सांस पर ही होता है। ये हमारे फेफड़े को इफेक्ट करता है और उसके पहले गले को इफेक्ट करता है, और वो हमारी जो सांस लेने की नली है उसमें उसको बंद कर देता है और उसके चलते सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जिससे कि बहुत सारे जो मरीज हैं उनकी मौत भी हो जाती है। और भी दूसरे कारण है, लेकिन पल्मोलॉजी जो है वो ये लोग जो है विशेषज्ञ होते हैं। डॉक्टर विक्रम सरभाई जो है वो यूएई के रॉक हॉस्पिटल में कंसल्टेंट है, सीनियर कंसल्टेंट है हमने बताया। उसके अलावा वो कई और स्पोर्ट्स में, मैक्स में, मेदांता में, मेडिसिटी में, कई हॉस्पिटल्स में दिल्ली में काम कर चुके हैं, तो बहुत ही सीनियर हैं। और ये जो बीमारी है ये दरअसल इनका विषय और इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। डॉक्टर साहब, मैं लोगों के मन में जो डर है, जिस तरह से वो महसूस करते हैं, उसको लेकर कुछ सवाल हमारे सामने है। एक डर का माहौल है, आम आदमी डर रहा है कि संक्रमण होगा तो उसकी मौत हो जाएगी। कितनी सच्चाई है इसमें? शैलेश जी नमस्कार, थैंक यू, आपने मुझे इसमें आमंत्रित किया। बड़ा अच्छा चैनल है आपका और आप बहुत अच्छे प्रोग्राम बनाते हैं। तो एक हमारे हमारे एक फोरम पे एक हमारे डॉक्टर हैं, उन्होंने बड़ी एक अच्छी लाइन लिखी इस बीमारी के बारे में, और वो था कि वी आर ट्राइंग टू हंट फॉर ए डार्क मैन इन ए डार्क रूम हु इज नॉट देयर। तो एक ऐसा हो गया है कि पूरी दुनिया में ये वायरस का पेंडेमिक से ज़्यादा ये एक भय का पेंडेमिक है। एक ऐसा पेंडेमिक है जिसने कि राष्ट्राध्यक्षों को भी डरा दिया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जितने भी राष्ट्र हैं, बड़े राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्र हैं, सब छोटे राष्ट्र हैं, सबके सब एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। और दुनिया में ऐसी कई चीजें आज से पहले भी हुई हैं जिन्होंने कहा है दुनिया अंत हो जाएगी, ये मानव जाति खत्म हो जाएगी, लेकिन इस बार पहली बार उसको हमने फॉलो करा, अनुसरण किया। अभी तक नहीं, जो लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मौतें होंगी और मुश्किल है इस बीमारी से बचना और ठीक होना, तो इस पर क्या सोचते हैं आप? क्या सो क्वेश्चन क्या है कि ये रियल वायरस है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये कोरोना वायरस है। और कोरोना वायरस 3-4 तरह के और भी हैं जो पहले आ चुके हैं और अभी दुनिया में हैं। तो जब भी कोई वायरस या वायरस का स्ट्रेन दुनिया में आ जाता है तो वो कभी जाता नहीं है, वो इसी दुनिया का जाति हो जाती है। यहाँ पर जैसे हिंदू समाज में कहते हैं कि 16 लाख या 84 लाख योनियों से होते हुए, तो उसी तरह का समझ लीजिए कि इतनी योनियों में एक चीज़ आ जाती है, वो जन्म हो गया है तो रहेगा, और हम भी रहेंगे और वो भी रहेगा। लेकिन अगर आज हम जब ये बात करते हैं तो हम कुछ तथ्य लेकर आते हैं, हम देखते हैं कि हमारे सामने कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको हमें देखना चाहिए। हमें वो डेटा को देखना चाहिए जो आज से करीब 1 या 1.5 महीने पहले हमारे पास नया था, और उस समय सिर्फ एक भय था। तो सबसे बड़ा कारण क्या था इस भय का? इस भय का जो सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो ये है, मैं सिर्फ डॉक्टरी तक रखूंगा अपने आप को, जी वो ये था कि हम लोगों को एक इंटेलेक्चुअल बायस होता है। हर आदमी के अंदर एक इंटेलेक्चुअल बायस होता है, और वो सोचता है कि जिस तरह से वो किसी चीज को देख रहा है वो ही नजरिया सबसे उत्तम है और उसके अलावा कोई नजरिया हो ही नहीं सकता। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है भय किस चीज से? इंसान को सिर्फ एक ही चीज से भय है,
और वो है मृत्यु। उसने जो भी डेवलपमेंट किया है वो मृत्यु से बचने के लिए किया है। तो उसका डर होता है कि मैं मर ना जाऊं। और पूरी दुनिया में जितने भी जीव हैं, ये इंटेलेक्ट सिर्फ इंसान के पास है कि वो अपनी मृत्यु को टाल सकता है या उसको उससे बच सकता है। तो जब मृत्यु का डर आया तो आप देखिए कि एक इंटेलेक्चुअल बायस ये हुआ कि भाई जो वेस्टर्न वर्ल्ड कह रहा है अगर इनके यहाँ इतनी मौतें हो रही हैं तो हम लोग तो मर ही जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो सिस्टम ही नहीं है। तो उस इंटेलेक्चुअल बायस से हम लोग उनके इंटेलेक्चुअल स्लेव हो गए, और दुनिया में कहीं पर भी ये काउंटर नैरेटिव बंद हो गया। सबको ये कहा गया कि जो हम कह रहे हैं वही मानिए, और बाकी सब लोगों को सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो दुनिया में कोई ऐसा एपिडेमियोलॉजिस्ट, ऐसा पब्लिक हेल्थ ग्रुप, इसको काउंटर नैरेटिव, जब भी हम कोई चीज को बैलेंस करते हैं तो हमें लेफ्ट और राइट को बैलेंस करना पड़ता है। किसी ने ये नैरेटिव नहीं क्रिएट किया कि भाई अगर हम, चलिए मान लेते हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी और 10-15 लाख या 2-4-5 करोड़ आदमी मर जाएंगे जैसे 100 साल पहले मरे थे। तो अगर 100 साल पहले अगर 4 करोड़ आदमी स्पेनिश फ्लू में मरा था, तो क्या 100 साल में मानव जाति ने कोई प्रगति नहीं करी कि आज उसको हम बचा सके? आज भी हमने पूरी दुनिया में क्वारंटाइन कर दिया। 100 साल पहले भी क्वारंटाइन किया था, जब कॉलरा हुआ था तब भी क्वारंटाइन किया था, जब प्लेग हुआ था तब भी क्वारंटाइन किया था, जब स्पेनिश फ्लू हुआ तब भी क्वारंटाइन। तो आज मानव जाति ने 400 साल में कोई प्रगति नहीं करी। सिर्फ आज भी हम लोग सब यही कर सकते हैं, अपने अपने घरों में बैठ जाएं। तो सब आज जब हम ये डेटा कहते हैं तो इसको हम क्यों इस तरह से एक काउंटर नैरेटिव की तरह से प्रेजेंट करते हैं कि भाई इस चीज को भी जरा देख के देखिए। आप लोग सब लोग एक ही तरफ भागे जा रहे हैं, आप ये भी तो देखिए कि दुनिया में मौतें कहाँ हुई। 5 देशों की अगर आप तुलना करते हैं तो उसमें तो ऑलमोस्ट हिरोशिमा नागासाकी के हिसाब से मृत्यु हो चुकी है, और बाकी दुनिया में 210, दुनिया के अंदर 210 जो देश हैं उनके अंदर मृत्यु नहीं हो रही। तो हमारा डर ये नहीं है कि हम कितने बीमार पड़ेंगे। बीमारी से कोई दुनिया नहीं बंद करता है, हवाई जहाज नहीं बंद कर देता है, शिप्स नहीं बंद कर देता है, चलना फिरना बंद नहीं होता, मैं आपके घर नहीं जा सकता, आप मेरे घर नहीं आ सकते, ऐसा कोई नहीं करता है। लेकिन ये जो है भय एक ऐसा हो गया, और ये एक नैरेटिव क्रिएट हुआ कि जॉन हॉपकिंस के यहाँ से स्टडी आ रही है कि भाई कम से कम अमेरिका में 20 लाख आदमी मरेगा या 1 करोड़ आदमी मर जाएगा। और अगर आप अमेरिका की देखें तो 40% ऑफ द वर्ल्ड डेथ, 40% सिर्फ एक देश में हो रही है। अब उसकी अगर डेटा आप वर्ल्डोमीटर से ब्रेक डाउन करेंगे तो 4 स्टेट उनके ऐसे हैं जहां पर उनकी अपनी 50 से 60% मौत हुई है, यानी कि न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैसाचुसेट्स स्टेट्स और लुजियाना को अगर आप देखें तो वहां पर करीब 50% अमेरिका की डेथ सिर्फ इन स्टेट्स में हुई है। ये हम और आप किसी भी समय निकालकर वर्ल्डोमीटर से देख सकते हैं, और दुनिया में सभी लोग उसी साइट को देखते हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया में हर चौथा आदमी जो मर रहा है वो न्यूयॉर्क से मर रहा है। तो दुनिया में आज तक इवन डॉक्टर फॉसी की भी कल एक टेस्टिमोनी हुई है, उनसे भी किसी ने नहीं पूछा कि भाई अमेरिका में इतने लोग कैसे मर गए, जबकि हमारा वर्ल्ड का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम दुनिया के सबसे अमीर देश हैं, हम दुनिया में सबसे साफ खाना खाते हैं, हम दुनिया में सबसे साफ जीवन जीते हैं, हमारे यहाँ कैसे मर गए? और जो गरीब देश हैं, जिनके यहाँ हेल्थ स्ट्रक्चर ही नहीं है, जिनके यहाँ कोई रिसर्च नहीं होती, जिनके यहाँ कोई तमीज की पढ़ाई नहीं होती, जिनके अस्पताल अच्छे नहीं हैं, जिनके लोगों के रहने की जगह अच्छी नहीं, वहां कोई नहीं मर रहा है। तो ये सवाल अभी तक, लेकिन ये सवाल पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि अब हम इस पेंडेमिक में आधा साल गुजार चुके हैं, हाफ ईयर। आधे साल में जो लोग मरने थे, अगर हमारे आधे साल में हमारे दुनिया में करीब समझिए 3 लाख आदमी मरा है, तो क्या ऐसा होने वाला है कि अगले आधे साल में 3 करोड़ आदमी मर जाएंगे? ये ट्रेंड तो दुनिया में कहीं नहीं आ रहा है। अगर 3 करोड़ आदमी मर जाएंगे तो इसका मतलब है हर आदमी का एक परिवार होता है, कम से कम 5 आदमी तो इफेक्ट होंगे। अगर 3 करोड़ आदमी मर जाएंगे तो क्या 35-15 करोड़, यानी कि पूरा यूपी, पूरा बिहार की पॉपुलेशन साफ हो जाएगी? तो इतना बड़ा एपोकलिप्स हमें नजर नहीं आ रहा। अगर ऐसा है तो अगर ये लोग सही हैं, अगर ये डेटा सही है, तो हाँ, पूरी मानव जाति को अब डायनासोर बनने की तैयारी करनी चाहिए और छोड़ देना चाहिए कि हम लोगों को अपने बच्चों को है कि ये जो मौत का डर दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। दरअसल जो मौत की संख्या है वो बहुत कम है, और जो 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 अमेरिका में या यूरोप के कुछ देशों में हुआ वैसा भारत जैसे देश में नहीं हो सकता। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम ये भारतीय उपमहाद्वीप मिला दें तो कुछ उस तरह की टैली नहीं होती।
देखिए, ऐसा है कि लोग ये कहते हैं, जो विकसित देश है वो बड़े सिंपली एक अराउंड करते हैं, कहते हैं भैया साहब आप लोगों को तो जीना ही नहीं आता, आप लोग तो ना डेटा कलेक्ट करते हो, ना आप तमीज से खाना खाते हो, ना आप तमीज से रहते हो। और सारी दुनिया मानती है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोग अभी मानव जाति की प्रगति में बहुत पीछे हैं और हम लोग इस बात पर सरेंडर कर देते हैं कि जैसा वो लोग समझा रहे हैं हमें वैसा समझ लेना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो भी एक्चुअली हमें डराना नहीं चाहते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वर्ल्ड के लोग हमें डराना चाहते थे, वो चाहते थे कि एक प्रिपेयर्डनेस हो। बस उस प्रिपेयर्डनेस में जब उन्होंने राष्ट्राध्यक्षों को बात करी, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास भी एक बड़ी स्ट्रीट नॉलेज थी बेसिकली। और उनको लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि साहब ये भी ठीक से समझ नहीं पाते हैं, ये भी बड़े बड़े डॉक्टरों को पीछे कर देते हैं और सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने बड़ी बेसिक स्ट्रेटेजी बोली कि भाई आप न्यूयॉर्क में मुझसे 40,000 वेंटिलेटर मांग रहे हो, मेरे पूरे शायद देश में इतने नहीं हैं, और मैं एक हफ्ते में कहाँ से बनवा दूंगा और इनको कौन चलाएगा, और आप मुझसे करीब 15 करोड़ पीपीई मांग रहे हो। तो उन्होंने पूरी दुनिया भर में से सारे शिप और वो सब हाईजैक करके अपनी तरफ बुला लिए, दुगने तिगने पैसे देके, जैसा लोगों ने बोला। अब लोगों ने देखा कि साहब अमेरिका में ऐसा हो गया, तो बाकी लोगों ने बोला कि भाई हम तो डूबी जाएंगे, ऐसा हो सकता है कि अगले 15 दिन में ही हम सब लोग खत्म हो जाए। तो सब लोगों ने क्या करा कि देश बंद करने शुरू करे। अब एक ने बंद किया तो दूसरा, दूसरे ने बंद किया तो तीसरा, तो छोटे छोटे देश तो ऐसे ही बंद हो गए। जब बड़े बड़े देशों ने उनको बंद कर दिया तो बाकी देशों ने तो अपने आप लॉकडाउन हो गया, उनका कुछ उनसे कोई किसी ने पूछा ही नहीं। तो ये हुआ है ये कि जो लोगों ने पब्लिक हेल्थ पे काम करते हैं, उन लोगों ने कुछ स्टैटिस्टिशियंस के पास गए, उन्होंने एक प्रोजेक्शन क्रिएट किया, एक एल्गोरिदम, एक डेटा बनाया, और उससे जब वो लोग पॉलिटिकल लोगों ने पूछा कि सब क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि साहब यार, उसके बाद जब सब चीजें बंद होनी शुरू हुई, हवाई जहाज बंद हुए, वीजा बंद हुए, तो एक ऐसा डर का माहौल। अब फिर क्या हुआ कि सब लोगों ने गाली देनी शुरू करी कि साहब ये भी गड़बड़ हो गया, WHO को भी हम ठीक नहीं मानते। WHO वाले भी डिफेंसिव पे आ गए, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक नई बीमारी है। एक्चुअली बीमारी भी, अगर हम सब डॉक्टर्स वायरस देखते हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि वायरस में मृत्यु होती है। मैं खुद 2009 में WHO का कंसल्टेंट बन के भूटान गया था H1N1 में, क्योंकि हिंदुस्तान से उस समय एक पैनिक था, कोई सरकारी डॉक्टर नहीं जा रहा था, तो मैं प्राइवेट में था। तो WHO को पता चला तो उन्होंने मुझे भेजा था साउथ ईस्ट एशिया से भूटान। तो मैं जब वहां पर ट्रेन कर रहा था तो मैंने रियलाइज किया कि ये बीमारी भी इतनी बड़ी नहीं है कि जिसमें आप पीपी और ये सब, क्योंकि एक अनरियलिस्टिक प्रोग्राम है। आप जीवन जीने का तरीका एक ऐसा नहीं कर सकते एक एनवलप में घूमते रहे सारे हिंदुस्तान के दुनिया भर के डॉक्टर। क्योंकि वो वायरोलॉजी में जब वैक्सीन बनाई जाती है, वायरस पे रिसर्च की जाती है, तो उस तरह किया जाता है। लेकिन अगर आज आप मुझसे पूछें कि क्या मैं जाके मरीजों को कर सकता हूँ, तो क्या हुआ है कि पूरी दुनिया दूध से जल गई है। तो अब सब लोग जो है छाछ भी फूक फूक के पी रहे हैं। पर मैं यहाँ पर एक आपको टोकूंगा और ये कहूंगा कि अगर ये बात सही है, तो अब जो अभी भी हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स डरे हुए हैं, हेल्थ स्टाफ डरा हुआ है, और ये ऐसे मामले भी आए हैं, जैसे भारत में तो 2 डॉक्टरों की मौत भी हुई उत्तर प्रदेश में, और हेल्थ कर्मचारी, कुछ डॉक्टर्स जो हैं उनको भी ये इन्फेक्शन हो गया और वो हॉस्पिटल में है या कहीं और रह करके उनका इलाज हो रहा है। तो ये जो डॉक्टर्स हैं या नर्स हैं, जो रोज किसी न किसी तरह का वायरस या किसी न किसी तरह के संक्रमण को, किसी न किसी तरह की बीमारी को देखते हैं, नहीं डरते हैं, पर इस बार डरे हुए हैं। तो ऐसा तो इसको, इस सवाल को हम 2 भाग में डालते हैं। पहले में ये है कि हमको फियर क्या कर रहा है, और वो फियर व्यापक है, वो परवेजिव है, हर हर इंसान डरा हुआ है। और डॉक्टर को ये पता है कि इस समय वो एक ऐसे बैटल ग्राउंड में है जिसमें उसके पास ना तो सुरक्षा कवच है, ना बंदूक है, ना गोली है, ना दवाई है, ना अपनी प्रोटेक्शन है। अब आप एक ऐसी जगह पर किसी भी जंग हो रही है और एक आदमी को उठाकर नंगे पांव आप भेज दीजिए और उसको कहिए कि तुम्हें जाके खड़ा होना है, तो वो बोलेगा कि भाई बाकी तो कुछ होगा नहीं, मैं तो हेल्दी आदमी हूं, मैं ही मर जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह कि डॉक्टरों के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, जिसको वो डर नहीं कहते। वो कहते हैं कि आप, एक आदमी मेरे को संक्रमित मिल गया इन्फेक्शस, उसको मुझे हो गया, और मैंने कम से कम हर आदमी को, जो एक R0 फैक्टर है, अब मैं ही 3-4 लोगों को दे दूंगा, और उन 3-4 से फिर वो 4 हो जाएगा, तो वो एक चेन ऑफ ट्रांसमिशन बन जाएगी। तो लोग, मैं भी एक डॉक्टर हूं, मैं भी ये समझता हूं कि जो लोग, चाइना से बड़ा अच्छा डेटा आया था, चाइना से डेटा आया था कि करीब 55-60 के बाद ये बीमारी बढ़नी शुरू होती है,
और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वल्नरेबिलिटी बढ़ती जाती है। वो तो ऑब्वियसली दुनिया में जब आपका बॉडी के आगे एक नेचुरल कर्व है, एक आप पहले पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर स्टेबलाइज करते हैं, और फिर धीरे धीरे सब कुछ अपना हार्म ना करते हुए धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये तो लाइफ साइकिल हर एक चीज दुनिया में जीवन की है। लेकिन जब ये डेटा अमेरिका में गया तो ऐसी कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं थी जो कि अमेरिका में अफेक्टेड नहीं थी। अमेरिका में उन्होंने ऐसा डेटा क्रिएट कर दिया है कि हार्ट अटैक भी उसी से पड़ रहा है, स्ट्रोक भी उसी से पड़ रहा है, किडनी भी उसी से फेल हो रही है, स्किन पे भी उस पर फेल हो रहा है, टीबी भी एक्टिवेट हो रही है, और सब तमाम बच्चों में भी हो रहा है, बूढ़ों में भी हो रहा है, जवान में भी हो रहा है। तो अब क्वेश्चन ये है, अब जब व्हाट्सएप की दुनिया है जहां पर मैसेजिंग अक्रॉस द ग्लोब टाइम बैरियर को बिना तोड़ते हुए जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो अमेरिका में मैं ट्रांसमिशन पलक झपक के कर सकता हूं, तो यहां पर क्या है कि दो डॉक्टर उत्तर प्रदेश में मर गए, और वो कम से कम नहीं तो 2 करोड़ लोगों के पास पहुंच गया। इसका मतलब यह है कि वो उसकी जो इम्पैक्ट है वो ये होता है कि डॉक्टर कोविड से मर रहे हैं। अगर हम टोटल हेल्थ केयर लोग को देखें कि हिंदुस्तान में 6 महीने में जितने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनमें से कितने लोगों की डेथ हुई है, मैंने कई फोरम्स पे लिखा भी है, हाउ मेनी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैव डाइड। तो एक न्यूरोसर्जन हैं जिनकी डेथ हुई है, 2 भिवंडी में डॉक्टर्स हैं उनकी डेथ हुई है, 2 यूपी में हुई, 1-2 दिल्ली में हुई। तो आप देखेंगे कि वही जो एवरेज पॉपुलेशन में हो रहा है वही डॉक्टर्स के साथ हो रहा है। यानी कि जो आदमी फायर से खेल रहा है, जो नर्सेज फायर से खेल रही हैं, जो झाड़ू लगाने वाला है, डॉक्टर और नर्सों को तो आप फिर भी गिन लेंगे क्योंकि वो सामने नजर आते हैं, बट वहीं पर जो बेचारा झाड़ू लगा रहा है, जो अस्पतालों में काम कर रहा है, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। वो भी अगर हम देखें तो उनके यहाँ भी डेथ नहीं हो रही। तो हम सब जो हैं उसी तरह के एक पूल में हैं। और आज हम क्यों कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि भाई देखिए, इस डेटा को और इस सोच को भी आप अपने फैक्टर इन करके चलिए कि ऐसा तो नहीं है कि हमने पूरी एक वर्ल्ड में एक ओवर इंथुजियास्टिक या एक ऐसा डर के माहौल में एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं कि जिसमें दूसरा दूसरे की बात कोई और सुनना ही नहीं चाहता। सब लोग यही सुनना चाहते हैं कि सब खराब हो जाए। मैं एक बात कहूंगा कि हमारे यहाँ भी जो डेटा आ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि आजकल हार्ट अटैक से बहुत कम डेथ हो रहे हैं, कैंसर से बहुत कम डेथ हो रहे हैं, और टीबी से भी कम डेथ की खबरें आ रही हैं, नेचुरल डेथ से भी कम होने की खबरें आ रही हैं। केवल कोरोना से ज्यादा डेथ की खबरें आ रही हैं। हालांकि बहुत सारे उसमें कोमॉर्बिड हैं, यानी कि उनको कोई ना कोई दूसरी बीमारी थी। 90% तक दिल्ली के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि उसमें 90% जो है उनको कोई दूसरी बीमारी पहले से थी, और उसके बाद कोरोना भी हुआ और उसमें उसकी डेथ हुई। तो मैं आपको यही बता रहा था कि mere finding of a infection in a human body does not always mean the disease is caused by that. इसका मतलब यह है कि हमारे बॉडी में अगर कोई संक्रमण पाया जाता है तो हमारे अंदर में उसी संक्रमण की वजह से मृत्यु हो रही है, ये 100% नहीं है। शायद ये सिर्फ 10% होता है। लेकिन हमने आज क्या किया है कि जितनी भी मौतें हो रही हैं, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ एक्चुअली, बट दुनिया में ऐसा हुआ है जो डेवलप कंट्री में, कि 1 दिन या 2 दिन की बीमारी से 5 से 7 दिन की जो बीमारी है, यानी जिसको हम अक्यूट इलनेस कहते हैं, जिससे दुनिया चली जाती है, उन सबको क्लब कर दिया गया है कोविड में, कि कोविड की वजह से ही मर रहा होगा ये। तुम्हें थोड़ा सा बुखार है, 99 बुखार है, अरे तुम्हें ये हो गया, तुम्हारा बच्चा गिर गया, तुम्हें जरूर कोविड हुआ होगा। तुम्हें हार्ट अटैक पड़ गया, अरे वो वायरस है, वायरस तो हार्ट को मसल को भी खराब कर देता है, तो तुम्हें ऐसे कैसे, तुम तो कल बिल्कुल ठीक थे। लेकिन हार्ट के मरीज तो ऐसे ही ठीक होते हैं। तो मायोकार्डाइटिस उन्होंने उससे कर दी। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम अमेरिकन डेटा को देखें तो उसमें मतलब हर चौथा आदमी जो दुनिया में मरा की जिसकी मृत्यु हुई है वो अमेरिकन है। तो अमेरिका डेटा, इटली का डेटा, स्पेन का डेटा, फ्रांस का डेटा और इंग्लैंड का डेटा, आप इंग्लैंड में आप देखिए, आपके प्रिंस चार्ल्स और बोरिस जॉनसन जो वृद्ध अवस्था के लोग थे, वो कैसे उसमें से बाहर आ गए, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। किसी भी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष को कुछ नहीं हुआ है, लोग ऐसे ही। तो क्वेश्चन ये है कि और जितना ये टेस्ट, अब डब्ल्यूएचओ के ऊपर भी प्रेशर पड़ा, उन्होंने कहा साहब टेस्ट करिए, टेस्ट करिए, टेस्ट करिए, आप ढूंढ लेंगे कहां से आपको मरीज मिल जाएगा, उनको आप क्वारंटाइन कर दीजिए, आइसोलेट कर दीजिए। टेस्ट 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 एक स्लोगन दे दिया डब्ल्यूएचओ ने। अब जितना लोग टेस्ट करते जा रहे हैं उतने ही
आपको संक्रमित लोग मिलते जाते हैं। अब इसका नाम WHO ने इसका डिफाइन कर दिया, ये केसेस हैं। अब केसेस को लोगों ने एक्स्ट्रापोलेट करके कह दिया ये पेशेंट है। एक्चुअली ये पेशेंट का मतलब होता है सिक आदमी। मेरे अंदर एक संक्रमण मिल गया, वो उससे तो मैं केस बना, लेकिन पेशेंट मैं बनता हूं तब जब वो मेरे को बीमारी करता है। तो दुनिया में अगर हम डेथ पर मोर्टालिटी देखें, मतलब हम अगर पेशेंट देखेंगे तो उतने पेशेंट नहीं है, क्योंकि 85% मरीज को तो कुछ लोगों को जिनके अंदर ये संक्रमण है उनको ये पता ही नहीं है कि उनके अंदर प्रॉब्लम है। तो अगर हम अपने टेस्ट 10 लाख कर देंगे रोज के, तो हो सकता है हमारी फाइंडिंग रेट हिंदुस्तान की 15 गुना 20 गुना बढ़ जाए, लेकिन ये सब नॉर्मल है। डॉक्टर विक्रम, हमारे पास समय की कमी है, काफी लंबा हो गया प्रोग्राम, तो मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अब जो प्रवासी मजदूर हैं जो बड़े शहरों में थे, वहां से ट्रेन के जरिए अपने अपने घर जा रहे हैं, सरकारें कह तो रही हैं कि उन्होंने क्वारंटीन का इंतजाम किया है, लेकिन पता नहीं कितना इंतजाम किया है। जो फील्ड से रिपोर्ट आ रही है कि ज्यादातर जगहों पे नहीं है, जाहिर है कि वो घर जाएंगे। तो क्या गांवों में अब ये संक्रमण जो है बड़े पैमाने पर फैलेगा और उससे एक नया खतरा पैदा होगा? मेरा अपना ये मानना है कि अमेरिका में जो मृत्यु दर है वो करीब 2,500 से 1,500 लोग पर डे की मृत्यु वहां पर चल रही है। इसका मतलब ये है कि जहां पर बेस्ट हेल्थ केयर है, जहां पर सबसे अच्छे खाना तरीका है, पद्धति है जीवन के जीने की, एक 7 स्टार कंट्री है, मैं करीब 10 बार गया हूं वहां पर, तो मैं देख सकता हूं, उसका कंपैरिजन कर सकता हूं आंख से अपने देश से। अगर वहां पर करीब 2,500 से 1,500 आदमी मर रहे की मृत्यु दर है पर डे, यानी कि, तो उस लिहाज से अमेरिका करीब 12 से 14,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है एक हफ्ते में। अब हमारे देश में माइग्रेशन शुरू हो गया है, तो मैंने अपने दुनिया का रिजल्ट निकलने की डेट रखी है इस इम्तहान की 20 तारीख। 20 मई तक हमारे देश में 22,000 लोगों की मृत्यु हो जानी चाहिए, अगर हमारे यहाँ 1,500 से 2,000, क्योंकि हम लोग तो एक एक कमरे में 10 आदमी भी रहते हैं। बिल्कुल। और ट्रेनों में लोग जा रहे हैं, ट्रेन एयर कंडीशन है, एयर कंडीशन ट्रेन के अंदर अगर संक्रमण होगा तो सब जगह फैलेगा। तो उस लिहाज से अगले 5 दिन में हमको करीब 20,000 लोगों की मृत्यु की खबर आनी चाहिए। मेरी अपनी स्ट्रीट नॉलेज, जो मेरा तजुर्बा 30 साल का है, और जो मैं ट्रेंड देख रहा हूं, और जो मैं अपना दिमाग सिर्फ एक ही इंडेक्स पर लगा रहा हूं, और वो है मृत्यु दर, तो उस पर मुझे ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं होता है। 20 मई तक हम लोग इंतजार कर लेते हैं, दुनिया का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि बीमारी में हिंदुस्तान का कोई सानी नहीं है। हमारे से ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी दुनिया में कहीं नहीं है, हमसे ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन गरीबी में दुनिया में कहीं नहीं है, जितने करोड़ लोग हमारे यहाँ पर हैं। और अगर ये लोग जहाँ से चले थे वहाँ पर भी जीवित थे, और जब पहुँचे वहाँ पे जीवित थे, तो मुझे पूरी आशा है कि ऊपर वाले का, भगवान का या नेचर का, जो भी मान लें आप, पूरा उनके ऊपर ध्यान रहेगा, इनको कुछ नहीं होगा, और हमारे देश में कोई 20,000 मृत्यु अगले 5-6 दिन में नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा होना है तो हम और आप हो सकता है गलत दिशा में सोच रहे हो, और अगर हम गलत दिशा में सोच रहे हो तो पृथ्वी का अंत हो जाएगा, क्योंकि अगर 20,000 आदमी अगले 5 दिन में बंद हो गया तो अगले महीने तक कम से कम 2 लाख आदमी हिंदुस्तान से मर सकता है। मुझे ऐसा होता हुआ महसूस नहीं होता। नहीं दिखाई देता। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। मैं एक फैक्ट यहाँ पर चलते चलते ये रखना चाहूंगा डॉक्टर विक्रम, कि भारत में वैसे भी सामान्य तौर पर भी जो है हर साल करीब 90 लाख से लेकर 1 करोड़ मौतें होती हैं, जिनको नेचुरल माना जाता है। हालांकि इसमें जो कैंसर से मरने वाले लोग हैं करीब 12 लाख हैं, वो संख्या शामिल है। उसके अलावा 4-5 लोग टीबी से मर जाते हैं, वो भी संख्या शामिल है। यानी रोड एक्सीडेंट में 4-4.5 लाख लोग मर जाते हैं, वो भी संख्या जो है वो शामिल है। और कुल मिलाकर के अगर हम जो राष्ट्रीय आंकड़ा है उसको देखें तो करीब करीब 3 लाख लोग जो हैं हर साल, हर महीने जो है उनकी मौत होती ही है। तो अभी भी अब कोरोना टाइम में भी हम ये जो आंकड़ा है उससे ऊपर जाता हुआ नहीं देख रहे हैं। यानी हमारे यहाँ जो पहले मौतें हो रही थी और जो अब कोरोना के बाद हो रही हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हालांकि ये है, कुछ लोग ये सवाल जरूर कहते हैं कि भाई रोड पर गाड़ियां नहीं है तो रोड एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा, लेकिन अनंत कहा जा सकती है, समाज सभ्यताएं ऐसी ही चलती रहेंगी। तो आप देखिए, आप ये देखिए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि अगर हम
इसको भी फोकस ना करें। अगर लोग कहते हैं कि साहब हिंदुस्तान का डेटा ठीक नहीं है, तो हमारे इतने सारे डेड बॉडीज को हम ये देश छुपा नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि लोग बाग अपने अपने घरों में देश डेड बॉडीज लेके बैठे हुए हैं। क्रिमेटोरियम्स या जो हमारे शवगृह हैं वहां पर डेड बॉडीज नहीं जा रही हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मैं एक बात बता दूं कि हमारे पास कुछ जगहों के जो क्रिमेटोरियम है, जो हमारे शमशान घाट हैं, उनके आंकड़े जो अभी मिले थे, कोई 4-5 दिन पहले का आंकड़ा मैं देख रहा था, तो जो दिल्ली में निगमबोध घाट और बिल्कुल बनारस के जो, उन सब में भी 40%, करीब 30 से 40% डेड बॉडीज कम आ रही। कम आ रही। मृत्यु कुल मिलाकर जो मृत्यु की जो संख्या है वो कम हुई है, बढ़ी नहीं है। बिल्कुल, तो यही हमारे लिए रिलीविंग है कि 6 महीने में हम लोग इसमें डर रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि अगले 6 महीने में हम लोग एक बेटर नेशन और एक ज़्यादा सुदृढ़ एक दुनिया में एक ऐसी हम बन सकें, और हम लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करें पब्लिक हेल्थ में, हम ज़्यादा इन्वेस्ट करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है और इंश्योरेंस जो फॉर्मेट है वो एक नेगेटिव तरीका है, ये एक डिफीटिस्ट तरीका है। हेल्थ को, मैं खुद प्राइवेट काम करता हूं, बट मेरा अपना पूरा ये मानना है कि हेल्थ को मुनाफे की इंडस्ट्री बनाना एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है इस पृथ्वी का, और वो कैपिटलिस्ट फॉर्मेट ऑफ काम करने में आज आप देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट प्रमोटिंग देश आज अपने ही इस चक्रव्यूह में फंस चुका है, जहां पर उसकी अपनी पूरी की पूरी हेल्थ स्ट्रक्चर, उसका पूरा डिफेंस सिस्टम, उसकी पूरी इंटेलिजेंस, उसकी पूरी मेडिकल रिसर्च पूरी तरह से परास्त होकर धरती पर पड़ी हुई है, और वो कुछ भी नहीं कर पाए। वर्ल्ड के बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे अस्पताल जो दुनिया के लोगों की आंखों के आगे ऐसे हो जाएं जैसे वो स्वप्न मार तो हो, वो सब के सब धराशायी हो गए। और अमेरिका जो है सबसे बड़ा सफलर है। डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, हम फिर एक बार बात करेंगे। फिलहाल हमें इसको प्रोग्राम को यहीं खत्म करना होगा क्योंकि समय हमारे पास है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विक्रम सरभाई, और दर्शकों आपको भी ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, जो दूसरे जो सोशल मीडिया है उससे भी जुड़ सकते हैं, और उसके अलावा चाहूंगा कि इस डिस्क्रिप्शन बटन मिलेगा, उस बटन को दबाइए और सत्यहिंदी.com के साथ आप बेहतर ढंग से ये सहमत तो भी कोई एतराज नहीं है। आपकी भाषा जो है वो शालीन होनी चाहिए और संसदीय होनी चाहिए। हालांकि कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं, पर अब भी हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि अपने विचार को शालीन भाषा में व्यक्त करें। हमें अपने उन लोगों का भी स्वागत करते हैं हम जो हमारे विचारों से सहमत नहीं है। तो डॉक्टर विक्रम, आपको भी धन्यवाद। दर्शकों, आपको भी धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।